इंटरव्यूज़ की प्रिपरेशन भी अच्छे से की थी, लेकिन एचआर ने डिसीज़न पहले से ही ले लिया था। कैसे? आज का टॉपिक उन सब के लिए है जिन्होंने कभी इंटरव्यूज़ दिया है, और ऑनेस्टली उन सब के लिए भी जो इंटरव्यूज़ देने वाले हैं। 19 साल में मैंने हज़ारों इंटरव्यूज़ लिए हैं, हज़ारों इंटरव्यूज़ किए हैं, इंटरव्यूअर के रूप में भी, और कभी-कभी उस चेयर पर बैठे कैंडिडेट को ऑब्ज़र्व करते हुए भी। और एक बात जो मैंने कंसिस्टेंटली ऑब्ज़र्व की है, जो लोग इंटरव्यूज़ में फ़ेल होते हैं, वो सिर्फ इसलिए फ़ेल नहीं होते कि वो किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं करते। वो इसलिए फ़ेल होते हैं क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता कि एचआर असल में एक्चुअली देख क्या रहा है। आज वो सब बताने वाला हूँ जो एचआर की ट्रेनिंग में सिखाया जाता है, लेकिन कैंडिडेट को कभी बताया नहीं जाता। ये वीडियो उनके लिए भी है जो नेक्स्ट इंटरव्यू में सिर्फ आंसर नहीं देना चाहते, बल्कि वो समझना चाहते हैं। अब एक और आपसे सच्चाई बांटता हूँ, शेयर करता हूँ, और वो क्या है, एचआर आपके बारे में पहले 30 सेकंड में ही एक डिसीजन ले लेता है, एक इनिशियल इम्प्रेशन बना लेता है। अब आप कहेंगे ये तो बायास है। आप ये भी कह सकते हैं कि क्या ये फेयर है? फेयर वाली बात डिबेटेबल है, और जहाँ तक बायसनेस की बात है, तो हाँ, ये एक रियलिटी है, ये एक सच है। अब आप पूछेंगे कि वो 30 सेकंड में देखता क्या है? पहली चीज़, आपकी एनर्जी। आप रूम में कैसे इंटर किए, एपोलॉजेटिकली या कॉन्फिडेंटली, नर्वस होकर के आप इंटर कर रहे हो उस रूम में, ये पहली सिग्नल होती है एचआर को आपके बारे में एक इनिशियल इम्प्रेशन क्रिएट करने में। दूसरी चीज़, आपका आई कांटेक्ट। क्या आप अपने एचआर की आंखों में कभी गौर से देखने की कोशिश की है? आई कांटेक्ट डायरेक्टली आपके कॉन्फिडेंस को दिखाता है, और ये पहला सिग्नल होता है। और तीसरी चीज़, हाथ मिलाना, हैंडशेक। इंडिया में फॉर्मल हैंडशेक रेयर है, लेकिन जिस तरह आप गुड मॉर्निंग बोलते हैं, आपका टोन, आपका पेस, आपका वार्मथ, ये बहुत कुछ कहता है। और ये सब आपके बायोडाटा में, आपके रिज्यूमे में, आपके सीवी में नहीं होता, और एचआर इन्हीं सिग्नल्स को प्रोसेस कर रहा होता है, जबकि आप सोच रहे होते हैं टेल मी अबाउट योरसेल्फ का आंसर कैसे करना है। अब आता हूँ असली बात पे। एचआर इंटरव्यूज़ में ऑफिशियली क्या इवैल्यूएट करता है, ये सबको पता है। टेक्निकल स्किल्स हो गया, एक्सपीरियंस हो गया, क्वालिफिकेशन हो गया, ये जानकारी सबके पास होती है, सबको ये पता है। लेकिन अनऑफिशियली एचआर 3 चीज़ें देख रहा होता है जो कहीं लिखी नहीं होती। पहली चीज़ क्या है? कल्चरल फिट। क्या ये इंसान हमारी टीम में एक साथ काम कर सकता है? ये इसको कहते हैं कल्चरल फिटमेंट। ये टेक्निकल से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग टेक्निकली बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन जब उन्हें किसी टीम में डाला जाता है तो वो टीम के साथ परफॉर्म नहीं कर पाते। बहुत सारे रीज़न हैं, कोई एटीट्यूड की वजह से, कुछ अपने ईगो की वजह से वो टीम में एडजस्ट नहीं कर पाते। और वहीं पे एक एवरेज परफॉर्मर जो टीम के साथ फिट हो सकता है, इसकी पॉसिबिलिटी दिख रही है, वो एक ब्रिलियंट लोनर से ज़्यादा एक बेटर होता है, एक बेटर टीम मेंबर होता है हमेशा। दूसरी बात जो एचआर देखता है,
जो कहीं लिखी नहीं होती, आपकी लर्निंग एजिलिटी, वो ये सोचने की, ये समझने की कोशिश करता है कि क्या ये इंसान नई चीज़ें सीखने के लिए तैयार है, ओपन है। ये एक्सपीरियंस से नहीं देखा जाता, ये देखा जाता है आपके एटीट्यूड से। जब आप कहते हैं मुझे ये नहीं आता, एचआर देखता है कि आप इसको बोल कैसे रहे हैं, आप इसको डिफेंसिवली कह रहे हैं या आप क्यूरियोसिटी के साथ कह रहे हैं, और यही वो प्रोसेस कर रहा होता है आपके सिलेक्शन के बारे में। अब तीसरी चीज़ जो एचआर देखता है, उसे उसे कहा जाता है स्टेबिलिटी सिग्नल। वो ये सोचता है क्या ये इंसान, क्या ये कैंडिडेट 2 साल बाद भी मेरी कंपनी में रुकेगा। इसकी हिस्ट्री देखता है वो कि कहीं जॉब हॉपर तो नहीं है, और पास्ट में जिन कंपनीज को इसने छोड़ा है उसके रीज़न क्या हैं, और ये सारी चीज़ें वो मतलब एचआर मेंटली कैलकुलेट कर रहा होता है। और ये तीनों क्राइटेरिया जो मैंने आपके साथ अभी साझा किए, ये किसी जॉब डिस्क्रिप्शन, जेडी जॉब डिस्क्रिप्शन में नहीं लिखा होता, लेकिन ये तीनों फैक्टर ही ये डिसाइड करते हैं कि आपका सिलेक्शन वहाँ पे हो रहा है या आपका सिलेक्शन नहीं होगा, हायर्ड और नॉट हायर्ड। अब कुछ स्पेसिफिक बिहेवियर की बात कर लेते हैं। वो बातें क्या है, उसे उसे रेड फ्लैग कॉर्पोरेट के लैंग्वेज में बोला जाता है, जो एचआर इमीडिएटली उसको प्रोसेस कर लेता है। रेड फ्लैग नंबर 1, प्रीवियस एम्प्लॉयर की बुराई। अगर आप अपने इंटरव्यूज़ में एक्स बॉस की या एक्स कंपनी की बुराई करते हैं, तो एचआर वाला उसके दिमाग में इमीडिएटली एक बात आ जाता है, उसके दिमाग में एक बात इमीडिएटली आता है, और वो क्या आता है, ये इंसान हमारे बारे में भी ऐसा ही बात करेगा। तो यहाँ पे सजेशन क्या है, यहाँ पे सजेशन ये है कि कभी भी अगर वो सच भी हो तो भी आप बुराई मत कीजिए। अब एचआर के लिए जो इमीडिएट दूसरा रेड फ्लैग है, वो ये है कि मुझे, जो आप कहते हैं मुझे नहीं पता, बिना फॉलोअप के, आई डोंट नो कहना ईमानदारी है, ऑनेस्टी है, लेकिन आई डोंट नो बट हियर इज आई वुड फाइंड आउट। अगर आप ये कहते हैं तो ये एक इंटेलिजेंट आंसर होता है। पहला पहला सेंटेंस वो क्या कहता है, वो क्लोज करता है, दूसरा आपको इम्प्रेस करता है। कैसे? अगर आप सिर्फ ये बोल करके छोड़ देते हैं कि आई डोंट नो, तो बात वहीं पे ख़त्म हो जाती है। लेकिन जैसे ही आप ये कहते हैं कि आई डोंट नो बट आई ट्राई टू फाइंड आउट, तो इसका मतलब ये निकलता है कि आप उसमें अपनी मेहनत लगाएंगे, उस चीज़ को जानने की कोशिश करेंगे। तो ये रेड फ्लैग ना होकर के एक पॉजिटिव सिग्नल जाता है एचआर के दिमाग में कि यस, वी कैन थिंक ऑफ दिस कैंडिडेट, ही लुक्स पॉजिटिव, he looks confident and is trying to put his hard effort. अब बात करते हैं रेड फ्लैग नंबर 3, सैलरी पहले पूछना। वो आप कब करते हैं? पहले 15 मिनट में ही कॉम्पनसेशन की बातें आप शुरू कर देते हैं। तो एचआर को ये एक सिग्नल जाता है कि इस कैंडिडेट का प्राइमरी मोटिवेशन सैलरी है, ये जॉब चेंज कर रहा है सिर्फ सैलरी की वजह से, और ये ऑटोमेटिकली आपके सारी पॉजिटिविटी को निगेटिविटी में चेंज कर देता है। एचआर के दिमाग में एक सिग्नल जाता है
कि ये सिर्फ और सिर्फ कॉम्पनसेशन के लिए इंटरव्यूज़ दे रहा है। जो कंपनी जिसको इसके हिसाब से कॉम्पनसेशन देगी ये वहाँ जाएगा। तो ये रेड फ्लैग नंबर 3 है, मैंने कैटेगराइज किया हुआ है। तो रिकमेंडेशन ये है कि आप ऐसा मत कीजिए, इसकी चर्चा आपको नहीं करनी चाहिए। अब एक बहुत बहुत ही कॉमन सी प्रॉब्लम, इंटरव्यूज़ की ओवर प्रिपरेशन। जब आप इंटरव्यूज़ में किसी क्वेश्चंस का आंसर करते हैं तो एचआर वाला तुरंत ये समझ जाता है कि ये आपकी बहुत अच्छी तैयारी का नतीजा है। कैसे? क्योंकि आप जो आंसर करते हैं वो बहुत ही रोबोटिक लगता है, रिहर्स्ड लगता है, और एचआर सिर्फ 2 मिनट में ये पकड़ लेता है। आपके आंसर्स स्ट्रक्चर्ड होने चाहिए अनडाउटली, लेकिन उसमें ह्यूमन का एंगल भी होना चाहिए, ताकि वो एचआर स्पेसिफिकली ये समझ पाए तैयारी आपकी अच्छी है लेकिन आप नेचुरल भी हो। अब मैं बताता हूँ आपको कुछ पॉजिटिव साइड। 19 साल में जो कैंडिडेट मुझे जेन्युइनली इम्प्रेस जिन्होंने किया, उनमें एक कॉमन पैटर्न था। कॉमन पैटर्न क्या था? वो क्वेश्चंस पूछते थे। किस तरह के क्वेश्चन पूछते थे? वो जेनरिक क्वेश्चन नहीं पूछते थे, व्हाट इज़ योर कंपनीज कल्चर, ये सब नहीं पूछते थे। वो बहुत ही स्पेसिफिक होकर के पूछते थे, उनका क्वेश्चन बहुत स्पेसिफिक हुआ करता था। इस रोल में पिछले 6 महीने में सबसे बड़ा चैलेंज क्या रहा? समझिएगा, इस रोल में पिछले 6 महीने में सबसे बड़ा चैलेंज क्या रहा? ये क्वेश्चन बहुत ही स्पेसिफिक नेचर का है, जो कैंडिडेट एचआर से पूछता था। मुझसे भी जो अच्छे कैंडिडेट थे उन्होंने पूछा था, या अभी भी पूछते हैं। या दूसरी चीज़ है कि टीम में, करंट टीम में जिसके लिए उसकी हायरिंग हो रही है, सबसे ज़्यादा किस स्किल की ज़रूरत है उस टीम में। और जब आप इस तरह के क्वेश्चन, स्पेसिफिक क्वेश्चन आप जब पूछते हैं, तो ये एचआर को सिग्नल देता है कि ये कैंडिडेट सिर्फ जॉब के लिए इंटरेस्टेड नहीं है, ये एक स्टेप आगे जाने की बात कर रहा है, इस रोल को अच्छी तरह से समझने की कोशिश कर रहा है, और ये जेन्युइनली इंटरेस्टेड है इस रोल में। तो ये एचआर के लिए एक पॉजिटिव सिग्नल होता है कि इस कैंडिडेट को हायर किया जाए, इसकी रिकमेंडेशन दी जाए, इसके लिए हाँ बोला जाए। दूसरी चीज़ जिसको बोलते हैं वल्नरेबिलिटी विद स्ट्रेंथ, जैसे अगर ये बोला जाए कि मुझे ये नहीं पता या मुझे ये नहीं आता, लेकिन इस तरह के सिनेरियो में, इस तरह के सिमिलर कंडीशन में, सिचुएशन में मैंने ये काम किया था, तो जो ये जो कॉम्बिनेशन बनता है, इसको डेडली कॉम्बिनेशन कहते हैं। क्यों ऐसा कहते हैं? क्योंकि आप इसको ऑनेस्टी प्लस रिसोर्सफुलनेस के साथ बता रहे हैं। तो ये एक तरह से मान लीजिए कि आप एचआर इंटरव्यू क्रैक कर गए हैं। बहुत ही पॉजिटिव और स्ट्रांग सिग्नल एचआर इसे मानता है। और तीसरी चीज़, क्लैरिटी अबाउट हिज स्पेसिफिक कंपनी। उस कैंडिडेट को ये बहुत अच्छे से पता है कि मेरा इंडस्ट्री क्या है, मेरा डोमेन क्या है, और कौन कौन सी कंपनीज इसकी कॉम्पिटिटर है। मतलब मुझे वहाँ जाना चाहिए जो मेरे कंपनीज के कामकाज के, बिजनेस के डोमेन वाइज फिट बैठती हैं, उसको अच्छे से ये पता होता है। आई वॉन्ट ग्रोथ, हर कोई कहता है, आपने सुना भी होगा, लेकिन मैंने आपको रिसेंट इनिशिएटिव जो आपने ली है, किसने ली है? कंपनीज ने ली है। उसके बारे में उसकी स्टडी होती है, वो पढ़ा होता है, और तब वो आंसर आपको करता है कि क्योंकि मेरा बैकग्राउंड इसमें है। फॉर एग्जांपल XYZ में मेरा बैकग्राउंड है,
तो आपकी जो रिसेंट अभी पब्लिश हुई है या जो भी न्यूज़ आई है, उसको पढ़कर, उसको समझकर मुझे ऐसा लगता है कि मेरी स्किल्स इस कंपनीज़ में भी अच्छे तरीके से यूज़ हो सकती है और यहाँ से मेरी ग्रोथ भी होगी। तो ये एक इम्प्रेसिव सिग्नल है एचआर के लिए। तो वो लगभग डिसाइड करता है कि यस, आई मस्ट गो विद दिस कैंडिडेट इन टर्म्स ऑफ हायरिंग। अब एक बात मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। अब हम मिडिल क्लास लोग प्रोफेशनल्स के लिए स्पेसिफिकली एक स्पेसिफिक कंडीशनिंग के साथ बड़े होते हैं। हमें क्या सिखाया जाता है? आप विनम्र रहिए, हम्बल रहिए, बड़े मत बनिए, अपनी तारीफ खुद मत कीजिए। ये जो वैल्यूज़ हैं, ये घर में तो सही हैं, लेकिन जब आप इंटरव्यूज़ रूम में ये सारी चीज़ों को रखते हैं अपने पास, अपने दिमाग में, अपनी सोच में, तो जानते हैं उसका नेगेटिव इम्पैक्ट क्या होता है? ये आपको किल कर देता है, आपको मार देता है। इंटरव्यूज़ एक प्रोफेशनल कॉन्टेक्स्ट है जहां आपको अपनी वैल्यूज़ क्लियरली और कॉन्फिडेंटली कम्युनिकेट करनी होती है। और ये एरोगेंस नहीं है, ये सेल्फ अवेयरनेस है। मैं आपको एक अलग तरीके से समझाना चाहता हूँ। जब आपसे एचआर पूछता है व्हाट इज़ योर बिगेस्ट अचीवमेंट, तो हमारी जो सोशल कंडीशनिंग है, जो हमें सिखाई जाती है, स्पेसिफिकली मिडिल क्लास के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूँ, हम क्या करते हैं? हम थोड़े से हिचकते हैं, हेजिटेट करते हैं, डाउन प्ले करते हैं अपनी अचीवमेंट्स को, या ये कहते हैं कि एक्चुअली ये टीम का एफर्ट था। यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। तो आप जानते हैं क्या करते हैं? आप एचआर को एक सिग्नल देते हैं और एचआर इस बात को प्रोसेस इस तरीके से करता है कि ये कैंडिडेट को खुद पर भरोसा नहीं है, ही इज़ नॉट कॉन्फिडेंट। और ऐसा क्यों करता है? क्योंकि आप अपनी अचीवमेंट को डाउन प्ले कर रहे हैं। जो अचीवमेंट आपने हासिल की है उसको क्लियरली कम्युनिकेट ना करके आप उसको दूसरे तरीके से कह रहे हैं कि इट वाज ए टीम एफर्ट, या इतना बहुत बहुत बड़ा अचीवमेंट नहीं था, इसमें इसमें सबकी एफर्ट लगी थी। आपने अगर किया है, आपकी अचीवमेंट है, बी कॉन्फिडेंट। और यही एचआर आपसे उम्मीद करता है, वो देखना चाहता है कि आप अपने अचीवमेंट को क्लियरली, बोल्डली बताएं कि हाँ जी, ये मैंने किया है। हालांकि ये बात मैं मानता हूँ कि ये माइंड शिफ्ट थोड़ा सा हार्डेस्ट पार्ट है मिडिल क्लास मेंटालिटी या मिडिल क्लास अपब्रिंगिंग वाले लोगों के लिए। लेकिन यकीन मानिए, यही गेम चेंजर है। अब बात करते हैं एक इस पॉइंट पे जो सबसे ज़्यादा लोगों को मुश्किल में डालता है, या फिर वहाँ पे वो प्रॉब्लम में दिखते हैं। वो क्या है? वो है सैलरी इंटरव्यूज़ में सैलरी निगोशिएशन। समझ गए आप? कितना मुश्किल काम है। किसके किसके नज़र से? कैंडिडेट की नज़र से बात कर रहा हूँ। एचआर पर्सपेक्टिव में देखा जाए तो ये तीन तीन रूल्स हैं। रूल नंबर 1, पहला काम, रिसर्च करके आइए। आप जिस कंपनीज में आप इंटरव्यूज़ देने जा रहे हैं उसके बारे में रिसर्च करके आइए कि वो कंपनी किस तरह से, किस लेवल पे, क्या बैंडविड्थ, क्या बैंड के साथ सैलरी नेगोशिएट करती है। इंटरव्यूज़ में आने के बाद आप ये मत कहिए कि मुझे नहीं पता यहाँ पे कितना मिलता है। ये सबसे वीक पोजीशनिंग है आपकी। ग्लासडोर है, लिंक्डइन है,
इंडस्ट्री सर्वे, ये सब पब्लिक डोमेन में है और ये आपको पता होना चाहिए किस रोल के अगेंस्ट कितनी सैलरी कंपनीज दे रही है। रूल नंबर 2, एक रेंज आप दे सकते हैं। एक नंबर नहीं कह रहा हूँ, रेंज कह रहा हूँ। जैसे आप कह सकते हैं कि मुझे एक्स अमाउंट चाहिए, कह सकते हैं, आप कहते भी हैं, बजाय इसके कि अगर आप इसको इस तरह से रखें कि मुझे रेंज एक्स टू वाई के बीच में चाहिए, तो इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि आपने निगोशिएशन को, सैलरी निगोशिएशन को एक ओपन रूम दिया हुआ है, बातचीत के लिए आपने जगह छोड़ी हुई है, दरवाजे आपने बंद नहीं किए हैं। इससे आपकी पोजीशनिंग भी स्ट्रांग होती है और नेक्स्ट लेवल पे डिस्कशन करने का अपॉर्चुनिटी हमेशा ओपन होता है। अब तीसरा रूल क्या हो जब एचआर आपको काउंटर ऑफर करे। एक बात यहाँ मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। मोस्टली इन मोस्ट केसेस एचआर बहुत निगोशिएबल सैलरी आपके सामने रखता है। जो फिगर वो कोट करेगा वो बहुत ही निगोशिएबल होता है वो। तो उसके लिए बेहतर तरीका यही है कि आप कुछ टाइम मांग लीजिए। कितना टाइम मांग लीजिए? 24 to 48 आवर्स। अब इसमें क्या करेंगे? आप इसमें सोचेंगे, डिसाइड कीजिए, इंडस्ट्री स्टैंडर्ड के बारे में पता करिए, देखिए कि कौन सी कंपनी किस हद तक निगोशिएट करती है। इमीडिएटली अगर आप हाँ कहते हैं या इमीडिएटली आप ना कह देते हैं तो ये दोनों सिग्नल गलत है। ऐसा ऐसा करने से बचिए। ये तो एक प्रैक्टिकल बात है ही। सैलरी निगोशिएशन करना जितना इम्पॉर्टेंट है, ज़रूरी है, लेकिन उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये भी है कि आप अपनी सैलरी को प्रोटेक्ट कैसे करते हैं, तरीके से, लॉजिकल वे में। डिस्क्रिप्शन में मैंने एक रिसोर्स दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। अब वो सेक्शन, वो हिस्सा, वो पार्ट जो इंटरव्यूज़ का सबसे लास्ट है, लेकिन सबसे ज़्यादा अंडर यूज्ड अपॉर्चुनिटी है। किसके मद्देनज़र? कैंडिडेट के मद्देनज़र। आपको क्या नहीं करना चाहिए या क्या नहीं पूछना चाहिए। कभी भी फर्स्ट इंटरव्यू में ये मत पूछिए व्हाट इज़ योर ऑफिस टाइमिंग। जानते हैं इसका मतलब क्या निकलता है? इसका मतलब ये निकलता है कि यू हैव ऑलरेडी डिसाइडेड टू लीव। दूसरा सवाल ये मत पूछिए व्हेन विल आई गेट कंफर्म्ड। बहुत जल्दी है ना। जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता या इंटरव्यूज़ के डिफरेंट स्टेजेस को आप क्रॉस नहीं कर जाते, तब तक ये मत पूछिए, नहीं पूछना चाहिए। और तीसरी बात, फर्स्ट इंटरव्यू में खास करके ये मत पूछिए कि डू यू हैव वर्क फ्रॉम होम पॉलिसी। ये मत पूछिए, सिग्नल गलत जाता है। तो आप पूछेंगे कि क्या नहीं पूछना है, वो तो आपने बता दिया। अब कौन से क्वेश्चंस पूछने चाहिए, सुनिए। आपको पूछना चाहिए कि इस रोल में सफलता को, सक्सेस को कैसे मेज़र किया जाएगा कमिंग 90 डेज में। मतलब 3 महीने में इस रोल के सक्सेस को, अचीवमेंट को आप मेज़र कैसे करेंगे। दूसरी चीज़, टीम का सबसे बड़ा चैलेंज, बिगेस्ट चैलेंज ऐसा कौन सा है जो ये हायर मतलब इंटरव्यूज़ के कॉन्टेक्स्ट में कह रहा हूँ कि अगर ये कैंडिडेट सेलेक्ट होता है, ये हायर सेलेक्ट होता है, तो करंट टीम में ऐसी कौन सी बड़ी चैलेंज है जिसको ये सॉल्व करेगा। समझ रहे हैं आप? अब तीसरी चीज़ काफ़ी इंटरेस्टिंग है। आप पर्सनली यहाँ इतने सालों से काम कर रहे हैं, तो ऐसा क्या है जिस फैक्टर ने, जिस
कारण ने आपको यहाँ पे रोक रखा है। ये क्या करेगा, ये इंटरव्यूअर को पर्सनली इंगेज करेगा। और ये जो लास्ट के 3 क्वेश्चंस मैंने आपको बताए, ये दरअसल आपको कैंडिडेट से कंटेंडर बना देता है। गौर कीजिएगा इस पे, काम आएगा आपके। अगर आपने यहाँ तक मेरा वीडियो देखा है, यहाँ तक आप सारी बातों को सुन करके समझ पाए हैं, रिलेट कर पा रहे हैं, कमेंट में लिखिएगा ज़रूर। और दूसरी चीज़, अपने इंटरव्यूज़ का कोई ऐसा मोमेंट, कभी तो कोई ऐसा मोमेंट आया होगा जहाँ आपने रियलाइज़ किया होगा, आपको ये अनुभव हुआ होगा कि यहाँ गलती हुई है, तो उस गलती को भी आप कमेंट में वीडियो देखने के बाद लिखिएगा ज़रूर। मैं सीरियसली जानना चाहता हूँ। मिलता हूँ अगली वीडियो में। नमस्कार।